शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। हम वहशी गंधारी कबाइल के जंगल में दाखिल हो चुके थे, जहाँ फजा में दलदल और गीली जमीन की अजीब सी बू फैली हुई थी। कोई फलदार दरख्त नहीं था, दरख्तों पर जंगली बेलें ऊपर तक चढ़ी हुई थी, जमीन हमवार थी, पहाड़ी या टीले कोई नहीं थे, हर तरफ दरख्त ही दरख्त और झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। मैंने चलते चलते शेरबाज के करीब होकर उसके कान में धीमी आवाज में कहा, क्या नूर बानो की तस्वीर तुम साथ लाए हो? उसने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, उसकी पासपोर्ट साइज की तस्वीर मेरे पास ही है। अगरचे वहाँ तस्वीर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम नूर बानो के चेहरे की शनाख्त कर सकते थे, फिर भी तस्वीर का साथ होना अच्छी बात थी। कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती थी। हम इस खतरनाक जंगल में बहुत धीमी रफ्तार से कदम कदम चल रहे थे। 2-3 कदम चलने के बाद रुक कर चारों तरफ देखते, कान लगाकर कोई आवाज सुनने की कोशिश करते और फिर एक तरफ चल पड़ते। ऐसा पुरस्कार और घना जंगल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फजा में कीचड़ और जंगार की बू फैली हुई थी। अचानक फुनकार की दहशतनाक आवाज आई। हम वहीं रुक गए। कमांडो होने की वजह से हम खौफजदा होने की बजाय होशियार हो जाते थे। शॉर्ट गन ने हमने अपने हाथों में थाम रखी थी। अगरचे हमें गोली चलाने से मना किया गया था, लेकिन हमें अपनी जान की भी हिफाजत करनी थी। फुनकार की आवाज उसी तरफ से आई थी जिस तरफ हम जा रहे थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे को खास इशारा किया और शॉर्ट गनों का रुख सामने की तरफ करके आगे बढ़े। ऊंची ऊंची सुतूनों जैसी चट्टानों में से निकलकर जैसे ही दरख्तों में आए, सामने एक गंदा सा तालाब था, जिसके अंदर से 2 मगरमच्छ सर बाहर निकाले पूरा मुंह खोले फुनकार रहे थे। शेरबाज ने शॉर्ट गन का रुख एक मगरमच्छ की तरफ किया ही था कि मैंने हाथ से शॉर्ट गन की नाली नीचे कर दी और सरगोशी में कहा, ये गलती न करना, यहाँ से आगे चलो। ये वही तालाब था जिसके बारे में हमें बताया गया था कि इसमें आदमखोर मगरमच्छ रहते हैं, जो जानवरों के अलावा आदमियों का गोश्त भी बड़े शौक से खाते हैं। इन मगरमच्छों ने हमारी बू सूंघ ली थी और अब हमें हड़प करना चाहते थे। जैसे ही हमने कदम आगे बढ़ाया, मगरमच्छों की फुनकारें भी तेज हो गईं। 3 और मगरमच्छ तालाब की सतह पर नमूदार हो गए। तालाब की सतह पर काई जमी हुई थी और दरख्तों के गले सड़े पत्तों का फर्श सा बिछा हुआ था। मगरमच्छों ने हमारा पीछा शुरू कर दिया। मगरमच्छ तालाब के अंदर थे, हम तालाब के बाहर थे। उसके बावजूद खतरा मौजूद था। मगरमच्छ तालाब से बाहर भी निकल आता है और खुश्की पर दौड़कर अपने शिकार को दबोच लेता है। हम तेज तेज चलते मगरमच्छों वाले तालाब से दूर हो गए। जैसे ही हम आगे चले जा रहे थे, जंगल ज्यादा डरावना और आसे भी होता जा रहा था। दरख्तों पर मौत की खामोशी छाई हुई थी। हम चलते चलते थके तो नहीं थे, मगर बहुत ज्यादा एहतियात करने की वजह से सख्त बोर हो गए थे। शेरबाज एक दरख्त के पास बैठ गया। मैं भी कोई बात किए बगैर उसके पास बैठ गया। थैला मेरे पास था। मैंने थैला खोलकर उसमें से बाकी बचा हुआ मीठा पराठा निकाल कर आधा शेरबाज को दिया और आधा खुद खाने लगा। थर्मस में कॉफी नहीं थी, हमने उसमें पानी भर लिया था। हमने थोड़ा थोड़ा पानी पिया और खामोश बैठे जंगल का जायजा लेते रहे। हम बोल नहीं सकते थे। खतरा था कि वहशी कबाइल के लोगों तक हमारी आवाज न पहुंच जाए। हमें यही बताया गया था। अगरचे कमांडो शेरबाज इन बातों को नहीं मानता था, मगर मुझे इस किस्म की माफौकुल फितरत बातों का तजुर्बा हो चुका था। इसीलिए मैं उससे आलमगीर और गाइड की हिदायत पर सख्ती से अमल करवा रहा था। ये मेरा तजुर्बा था कि इस किस्म के डरावने जंगलों में कभी कभी ऐसे वाकयात भी पेश आ जाते हैं जिनको देखकर आदमी हैरान रह जाता है और जिन्हें अक्ल कभी तस्लीम नहीं करती। कुदरत के अक्सर उसूल व ज़वाबित खुले आम हैं, जिनको सारी दुनिया जानती है, लेकिन कुदरत के कुछ राज भी हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं सका कि असल में उनकी हकीकत क्या है। साइंसदान यूरोप और अमेरिका की लेबॉर्ट्रियों में तजुर्बे कर करके थक गए हैं, लेकिन ये बात आज तक उनकी समझ में नहीं आ सकी कि समंदरों के ऊपर से हजारों मील तक सफर करने वाले परिंदे बगैर किसी रडार की मदद से सफर में अपनी समत कैसे दुरुस्त रखते हैं, जबकि इतने लंबे सफर में ये परिंदे उड़ते उड़ते सो भी जाते हैं, मगर एक परिंदा भी परवाज से थक कर नहीं गिरता या अपनी राह से नहीं भटकता। हमने थोड़ी देर बैठकर आराम किया। उसके बाद दोनों ने इशारों इशारों से जंगल के रास्ते का तयन किया और शॉर्ट गन्ने हाथ में पकड़कर दोबारा अपने पुरस्कार और अजीबोगरीब सफर पर चल पड़े। दरख्त हमारे बहुत करीब होते जा रहे थे। हम उनके तनों और नीचे तक लटकती हुई शाखों के दरमियान से होकर गुजरते। अचानक हमारे रास्ते में एक कोबरा सांप आ गया। हम वहीं साकित हो गए।
हम शॉर्ट गन के फायर से उसे हलाक कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसा करने से मना किया गया था। कोबरा सांप बहुत बड़ा था, बिल्कुल स्याह रंग का। जमीन से कोई 4 फुट बुलंद होकर वो फन उठाए खड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता झूम रहा था। उसकी मकनातीसी निगाहें मुझे अपने जिस्म के अंदर उतरती महसूस हो रही थी। उस वक्त मुझे अपना दोस्त सांप बहुत याद आया। कोबरा सांप कुछ देर तक हमें टिकटिकी बांधे देखता रहा और आहिस्ता आहिस्ता फन को दाएं बाएं हिलाता रहा। फिर अचानक उसने फन को सुकेड़ा और गर्दन नीचे करके एक तरफ रेंगता हुआ चला गया। हमने सुख का सांस लिया। दरख्त चूंकि साथ साथ खड़े थे और उनके दरमियान जंगली झाड़ियां भी बेशुमार थीं, इसलिए हम कदम कदम चल रहे थे। वक्त ज्यादा लग रहा था और फासला कम तय हो रहा था। जब दिन ढल गया और जंगल में शाम का सुरमई धुंधलका छाने लगा तो हम अपने अंदाजे के मुताबिक गंधारी कबाइल के जंगल के वस्त में भी नहीं पहुंचे थे। रात के वक्त तो कमांडो ऑपरेशन के दौरान हम कोई बात नहीं करते थे, ये हमारे लिए एक कुदरती बात थी, लेकिन दिन के वक्त हमारा एक दूसरे से सरगोशियों में बात करना अजीब सा लग रहा था और हमें बड़ी उलझन हो रही थी। एक बार तो शेरबाज खान पूरी आवाज से बोल पड़ा था। मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कमांडो शेरबाज खान इन जंगलों की पुरस्कारियत को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा था। उसे अपनी शॉटगन और दस्ती बमों पर बहुत ज्यादा भरोसा था। भरोसा होना भी चाहिए था, मगर वो इन जंगलों में रहने वाले वैशी लोगों से नावाकिफ था। इन लोगों पर मशीन गन ने भी कोई असर नहीं करती। मशीन गन के ब्रस्ट से 10-12 जंगली तो जरूर गिरेंगे, मगर बाकी ऐसी जगहों पर छुप जाएंगे कि दुनिया का बड़े से बड़ा कमांडो भी पता नहीं चला सकता कि वो कहाँ रूपोश हो गए हैं। उसके बाद जब अचानक उनके जहरीले तीर आने शुरू हो जाएंगे तो मशीन गनों के पीछे बैठे हुए ट्रेंड गनर भी कुछ नहीं कर सकेंगे और मरते चले जाएंगे। इन जंगलियों के पास जो जहरीले तीर होते हैं और जो बड़े छोटे छोटे होते हैं और जिनको वो बांस की नलकी में रख कर फूंक मार कर दुश्मन की तरफ फेंकते हैं, इस कदर जहरीले होते हैं कि आदमी के जिस्म में चुभते ही उसके आसाब सुन हो जाते हैं, दिल और दिमाग बंद हो जाता है और आदमी उसी लम्हे मर जाता है। ये जहर इन जंगलियों ने इंतहाई जहरीले सांपों के मुंह से निकाल कर उन तीरों के आगे लगाया होता है। मुझे सिर्फ उन जहरीले तीरों का डर था, उसके अलावा मुझे कोई खतरा या खौफ महसूस नहीं हो रहा था। ये जहरीले तीर किसी तरफ से भी अचानक आकर हमारी गर्दन में या बाजू में या पीठ में चुभकर हमें उसी लम्हे मौत की नींद सुला सकते थे। यही वजह थी कि शेरबाज को भी मैं संभाले हुए था और खुद भी हर दूसरे तीसरे कदम पर रुक कर माहौल का गहरी निगाहों से जायजा ले लेता, सुनने की कोशिश करता कि जंगल के दरख्तों या झाड़ियों में से कोई गैर मानूस सी आवाज तो नहीं आ रही। हमें रास्ते में दलदल के 2 कते और मिले, जिनकी दलदल तारकोल की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। ये दलदल सांस लेती थी। एक मगरमच्छ वाला खूनी तालाब भी हमारे रास्ते में आया। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया तो हमने किसी जगह महफूज ठिकाना बनाकर रात बसर करने का इरादा किया। जमीन पर सोना बेहद खतरनाक था। हम किसी दरख्त पर चढ़कर ही रात गुजार सकते थे। दरख्त ऐसे थे कि कांटेदार जंगली बेलों से ढके हुए थे। उनमें ऐसी जंगली बेलें भी थी कि जिनकी शाखों से जिस्म लग जाए तो जिस्म पर खाली शुरू हो जाती थी। मुझे इन जंगली बेलों का भी खतरा था जो आदमखोर बेलें कहलाती हैं और आदमी के जिस्म से चिमट कर उसके जिस्म में अपने सैकड़ों कांटे चुभोकर उसका सारा खून पी जाती हैं। जंगल में गर्मी और हब्स भी बहुत था। माहौल पर तारीकी छा रही थी। रात शुरू हो गई थी। शेरबाज एक जगह बैठ गया, मैं भी उसके पास ही बैठ गया। हम बूट उतार कर अपने पांव खुद ही दबाने लगे। शेरबाज खान ने आहिस्ता से कहा, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद यहीं किसी दरख्त पर चढ़कर रात गुजार लेंगे। मैंने थैला खोला। मीठे पराठे तो खत्म हो चुके थे। बिस्किटों का डिब्बा खोल कर मैंने दरमियान में रख दिया। थर्मस में सिर्फ पानी ही था। इसका मतलब था कि हमारा डिनर सिर्फ खुश्क बिस्किटों और सादा पानी पर मुश्तमिल था। हमने 10-12 बिस्किट खाए, थोड़ा पानी पिया और उठकर आसपास के दरख्तों का जायजा लेने लगे। एक दरख्त पर जंगली बेलें सिर्फ नीचे की शाखों तक चढ़ी हुई थीं। उसके ऊपर की शाखें खाली थीं। मैंने शेरबाज को वो दरख्त दिखाया। उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है। हम कोशिश करके एक दूसरे के पीछे उस दरख्त पर चढ़ गए और जमीन से कोई 15-20 फुट की बुलंदी पर दरख्त की घनी और मोटी मोटी शाखों में टेक लगाकर बैठ गए। दरख्तों में हम बिस्तर तो नहीं बिछा सकते थे। हमें इस तरह टेक लगाकर कभी जागकर और कभी सोकर रात गुजारनी थी। जर्द और सुर्ख चींटियों का खतरा था, मगर खुदा का बड़ा करम हुआ कि वहाँ के जंगलों में सुर्ख और जर्द चींटियां नहीं थी। मच्छरों ने जरूर हमला कर दिया, मगर मच्छरों के हम आदी हो चुके थे। हमारे पास माचिस थी और हम बड़ी आसानी से दरख्त के नीचे धूनी लगाकर इन मच्छरों से निजात हासिल कर सकते थे। मगर हमारे मुजाहिद साथी आलमगीर और गाइड ने भी हमें सख्ती से मना किया था कि इस जंगल में दाखिल होने के बाद हमने अलाव जलाने की गलती की तो धुएं की खुशबू पाकर वैशी कबीले के लोग ऐन उस जगह पर पहुंच जाएंगे और फिर अगर हमारे पास रॉकेट लॉन्चर के ढेर भी हुए तो भी हमें उनके जहरीले तीरों से कोई नहीं बचा सकेगा। चुनाचे हमने नीचे या दरख्त से थोड़ा परे हटकर भी आग नहीं जलाई थी। हम आपस में सरगोशियों में बात कर सकते थे। इससे पहले तो हमें उलझन होती थी। अब ये एहसास होने लगा कि हमारी आवाजें वाकई बैठ गई हैं। अब हम ऊंची आवाज में कभी बोल नहीं सकेंगे। खांसी आती तो हम टांगों में सर दबाकर मुंह के आगे हाथ रखकर थोड़ी थोड़ी खांसी खांस लेते। शेरबाज खान का मुझसे ज्यादा बुरा हाल था। उसने दिल से वैशी कबीले वालों के जानलेवा खतरात को कबूल नहीं किया था, मगर उसे मेरी खातिर ये
सब कुछ करना पड़ रहा था। वो सख्त पेचोताब खाता और किसी किसी वक्त मेरी सख्त हिदायत के बावजूद जरा सी ऊंची आवाज निकाल लेता। एक दो बार मैंने भी जरा सी ऊंची आवाज निकाली, जाहिर किया कि मैं भूल गया हूँ। हकीकत में मैं ये मालूम करना चाहता था कि कहीं वाकई मेरी आवाज तो नहीं जाती रही। हमारी कलाइयों पर घड़ियां बंधी हुई थी, हम उन पर वक्त देख लेते थे। एक बार वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे। घड़ियों की सुइयां अंधेरे में चमक कर वक्त बता देती थी। अगरचे हम सख्त थके हुए थे, मगर जिस तरह हम दरख्त की टहनियों पर बैठे हुए थे हमें नींद नहीं आ रही थी। इसके बावजूद जब रात के 11 बजने वाले थे तो हम पर गुनूदगी तारी होने लगी। ये डर था कि कहीं ऊँग आ गई तो दरख्त से नीचे न गिर पड़े, इसलिए जरा ऊँग आती तो जल्दी से बेदार होकर अपने आप को संभाल लेते। शॉर्ट गनें हमने ऊपर वाली शाख पर लटका दी थी। बिस्किटों, थर्मस, बोतल और दस्ती बमों वाला थैला भी हमने वहीं एक टहनी से लटका दिया था। हमारे पास कोई रस्सी नहीं थी, वरना अगर हम रस्सी से अपने आप को टहनी से बांध लेते तो नीचे गिरने का खतरा कम हो सकता था। बस जमाइयां ले रहे थे। सरगोशियों में एक दूसरे से बातें करते करते हम सख्त बेजार हो गए थे। अब बहुत होता तो इशारों में बात कर लेते, वरना चुप रहते। कुछ मालूम नहीं किस वक्त मुझे नींद आ गई। अचानक शेरबाज ने जगा दिया। वो मेरे कंधों को झंझोड़ रहा था। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी और पूछा, क्या? मेरे हल्क से आवाज निकल गई थी। शेरबाज ने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो कुछ डरा हुआ लगता था। उसने हाथ मेरे मुंह पर ही रखा हुआ था। अंधेरे में मुझे उसकी आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी। वो दरख्त की एक जानिब देख रहा था। उसने हाथ पीछे खींच लिया और अपने कान पर हाथ रख दिया। कह रहा था कि मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है। अब हम एक दूसरे के इशारों को बड़ी तेजी से समझ लेते थे। मैंने भी कान लगा दिए। जंगल की रात ऐसी खामोश और साकित थी कि उस पर कब्र की खामोशी का गुमान होता था। हैरानी की बात थी कि हमने इस जंगल में अभी तक किसी परिंदे या जानवर यानी हाथी, रीछ, गीदड़ या शेर चीते की आवाज नहीं सुनी थी। खुदा जाने ये किस किस्म का आसेबी जंगल था। मैं भी चुप था, शेरबाज खान भी चुप था। जंगल की आसेबी रात भी चुप थी। एक मच्छर पी पी करता मेरे कान के पास आकर चक्कर लगाने लगा। मैंने हाथ से उसे झटक दिया। ऐन उस वक्त मुझे जंगल में एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी औरत की थी और एक लंबी दर्दनाक घुटी घुटी चीख की तरह की थी, जैसे कोई औरत को अजियत दी जा रही हो, उसका गला दबाया जा रहा हो और उसके हल्क से बेख्तियार चीख निकल गई हो। ये आवाज उस औरत की जिंदगी की आखिरी आवाज लग रही थी। चीख जंगल की फना आलूद साकित रात के तारीक सन्नाटे में गूंज कर गायब हो गई। आवाज इतनी डरावनी और लर्जाखेज थी कि मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। शेरबाज खान ने जल्दी से शॉर्ट गन टहनी पर से उतार कर पकड़ ली। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और सरगोशी में कहा, फायर न करना। उसने मेरा हाथ परे कर दिया और सरगोशी में बोला, दुश्मन को शायद हमारा पता चल गया है। मैंने सरगोशी में कहा, जो कुछ भी है फायर न करना। उसने भी जंगल की खामोशी पर कान लगा दिए। मैं भी हमतन गोश हो गया। जंगल पर एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया था। शेरबाज खान ने मेरी कान के करीब मुंह लाकर कहा, मुझे वक्फे वक्फे से 2 बार यह आवाज सुनाई दी है। ये किसी वहशी औरत की आवाज थी। मैंने उंगली होंठों पर रखकर शेरबाज खान को खामोश रहने का इशारा किया और सोचने लगा कि ये किस औरत की आवाज हो सकती है। मुझे यकीन था कि ये किसी वहशी कबीले की औरत की आवाज नहीं हो सकती। उस वहशी कबीले के बारे में जो बातें सुन रखी थी, उनकी रोशनी में वहाँ कोई ऐसी औरत जिंदा नहीं रह सकती थी। आलमगीर ने हमें ये भी बताया था कि इस कबीले में कोई आदमी या औरत अगर बीमार हो जाए तो उसकी कोई तीमारदारी नहीं करता। वो मर्द या औरत खुद ही कबीले से निकलकर जंगल में फरार हो जाता है। कबीले के वहशी लोग उसका पीछा करते हैं और उसे जहरीले तीरों से मार डालते हैं। अगर ये जंगली कबीले की कोई भागी हुई बीमार औरत होती तो वो कभी आवाज न निकालती। अगर आवाज निकालती तो कबीले वाले जंगली उसे अब तक खत्म कर चुके होते। तो क्या ये किसी चुड़ैल की आवाज थी? चुड़ैलों और जिन भूतों का मैं उस वक्त भी कायल था और अब भी मानता हूँ कि जिन दुनिया में मौजूद होते हैं। ये अलग बात है कि वो हर एक को अपनी शक्ल नहीं दिखाते। मेरी भी आज तक किसी भूत, जिन या चुड़ैल से मुलाकात नहीं हुई थी। एक बार दूर से रात के वक्त एक कब्रिस्तान में चुड़ैल को जरूर देखा था, मगर उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी और हंस कर गायब हो गई थी। ये भी मुमकिन है कि वो चुड़ैल ना हो, कोई दीवानी औरत हो जो रात को कब्रिस्तानों में फिरती रहती हो। बहरहाल ये आवाज उस खामोश और साकित जंगल में से हमारे लिए एक मौमा बन गई थी, क्योंकि उस जंगल में अभी तक हमने किसी परिंदे तक की आवाज नहीं सुनी थी। जब 6-7 मिनट गुजर गए और वो चीख जंगल की फजा में बुलंदा हुई तो मैंने शेरबाज के कान में कहा, ये दुश्मन औरत की आवाज नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोई दीवानी जंगली औरत है जो यहाँ से निकल गई है। आखिर इन जंगली लोगों में भी तो दीवाने होते होंगे। शेरबाज खान ने शॉर्ट गन सीने से लगा ली और दरख्त की पिछली टहनी से टेक लगाते हुए आहिस्ता से बोला, हमें सुबह जितनी जल्दी हो सके एक्शन करके नूरबानों का पता चला लेना चाहिए। ज्यादा देर इस जंगल में रहे तो हम भी पागल हो जाएंगे। मैंने शेरबाज के मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए धीमी सरगोशी में कहा, ठीक है, अब खामोश रहो। उस वक्त रात के 1:45 बज चुके थे। उसके बाद हम में से किसी को नींद ना आई। हम जागते रहे और बाकी रात जाग कर ही गुजार दी। मैंने आज तक वस्ती और मगरबी और जनूबी भारत के जो जंगल देखे थे, उनमें सुबह होती तो दरख्तों पर परिंदे मीठी बोलियां बोलते, चिड़ियों की चहकार से जंगल गूंज उठता। मगर ये ऐसा मनहूस और मुर्दा जंगल था कि जंगल में जब सुबह की रोशनी फैली तो एक भी
परिंदे, एक भी चिड़िया की चहकार सुनाई न दी। जंगल पर वैसा ही सन्नाटा तारी था जैसा कि रात के वक्त तारी था। आसमान पर चूंकि बादल थे इसलिए धूप नहीं थी, सिर्फ दिन की रोशनी दरख्तों के नीचे फैल गई थी। हमने गौर से नीचे देखा, नीचे कोई दरिंदा वगैरह नहीं था। हम दरख्त के नीचे उतर आए, हमारे जिस्म अकड़ गए थे। हम नीचे उतरते ही घास पर लेट गए और टांगे फैला दी। सारी रात हमने टांगे सीने से लगा रखी थी। उस वक्त टांगे फैलाई तो उससे बड़ा सुकून और लज्जत मिली। वहीं हमने थैले में से बिस्किट निकाल कर खाए, थर्मस में से एक छोटा कप पानी निकाल कर पिया। हमारी प्यास और भूख पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कल से हम सिर्फ बिस्किटों और पानी पर गुजारा कर रहे थे। दिन की रोशनी इस घने जंगल में ज्यादा रोशन नहीं थी। दरख्तों और झाड़ियों की और जंगली बेलों की वजह से वहाँ इतना झाड़ झनकार था कि दिन की रोशनी फीकी फीकी थी। हमें जो बात करनी होती थी वो एक दूसरे के कान के पास मुंह लाकर करते थे। हमें अब इसकी आदत पड़ गई थी। मैं कोई बात करने के लिए जरा मुंह शेरबाज की तरफ करता तो वो जल्दी से अपना कान मेरे मुंह के करीब ले आता। शेरबाज कहने लगा, तुम्हारे ख्याल में हमें किस तरफ जाना चाहिए? सरगोशियों में बात करने की वजह से हम एक दूसरे से बड़ी मुख्तसर बात करते, ज्यादा लंबी बात नहीं करते। मैं जंगल के जुनूबी दरख्तों की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, हमें उस तरफ चलना चाहिए। मेरा ख्याल है वहाँ नूरबानों का कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। शेरबाज ने सरगोशी में कहा, अभी तक किसी जंगल की झोंपड़ी भी नजर नहीं आई। खुदा जाने ये किस किस्म की मखलूक है। मैं आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ, शेरबाज भी उठा। हमने अपनी अपनी शॉर्ट गन कंधे से लटकाई। थैला बिल्कुल हल्का हो चुका था। थर्मस का पानी भी उसमें बमुश्किल 1-2 कप ही रह गया था। बिस्किट अलबत्ता काफी थे जो हमारे लिए बेकार थे। उनसे भूख को सिर्फ बहलाया ही जा सकता था। हम आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों को हाथों से आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ हटाते जुनूब की समत चल पड़े। आगे जंगल ज्यादा घना होने लगा। दरख्त ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल गए थे। दरख्तों की वहाँ छत पड़ी थी। एक जगह हमें 2 सब्ज रंग के सांप दरख्त की टहनी पर बैठे हुए नजर आए। शेरबाज ने शॉटगन का रुख उनकी तरफ किया। मुझे मालूम था कि वो फायर नहीं करेगा, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो गन की नाली से सांप को मारने की कोशिश करेगा। हम सांपों के करीब से गुजर गए। सांप अपनी छोटी छोटी अनार के दानों जैसी सुर्ख आंखों से हमें देखते रहे। उन्होंने हमें कुछ न कहा। आगे जाकर मुझे दलदल की तेज बू महसूस हुई। मैंने शेरबाज को हाथ से रोक दिया और सरगोशी में कहा, आगे दलदल है। हम एक एक कदम देख देख कर उठाने लगे, मगर दलदल हमारी बाएं तरफ थी। वहां हमने एक अजीब मंजर देखा। दलदल में एक बहुत बड़ा मोटा सांप जो बिल्कुल अजदही की तरह था फंस गया हुआ था। वो दलदल में से निकलने की कोशिश कर रहा था और दलदल उसे तेजी से निगल रही थी। दलदल में से सी सी की आवाजें आ रही थी और वो बड़ी तेजी से ऊपर नीचे होकर अजदहे को निगलती जा रही थी। हमारे देखते देखते सारे का सारा अजदहा दलदल में गायब हो गया। दलदल थोड़ी देर तक ऊपर नीचे होती रही, उसके बाद बिल्कुल साकिन हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम वहां से आगे निकल गए। हब्स की वजह से हमें पसीना बहुत आ रहा था, गर्मी भी थी। कुछ देर चलने के बाद हमें प्यास महसूस हुई। हमने थर्मस में से पानी निकाला। थर्मस में सिर्फ 1 कप पानी ही था। वही हमने 2-2, 3-3 घूंट पिया। 1-2 बिस्किट खाए और चल पड़े। हम साथ साथ खड़े दरख्तों और घनी झाड़ियों में से गुजर रहे थे, जहाँ घास और झाड़ियां गीली गीली थी, जिनके साथ लगकर गुजरने से सरसराहट की आवाज भी पैदा नहीं हो रही थी। जंगल की फजा वैसी ही सुनसान थी जैसी रात के वक्त थी। किसी दरख्त पर से नन्ही सी चिड़िया की आवाज भी नहीं आ रही थी। जंगल का सुकूत जैसे सांस लेता महसूस होता था। हम जरा आगे गए तो हमारे कदम एकदम अपने आप रुक गए। मैंने शेरबाज की तरफ देखा। वो पहले ही मेरी तरफ देख रहा था। मैंने जो आवाज सुनी थी वही आवाज उसने भी सुन ली थी। वो कुछ कहने लगा। मैंने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और जिधर से आवाज आई थी उस तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई लंबे लंबे गहरे सांस लेता हमसे थोड़े फासले पर से गुजर गया हो। ये सांस की आवाज ऐसी थी कि किसी इंसान की भी हो सकती थी और किसी दरिंदे की भी। हम कान लगाए बेहिसो हरकत खड़े थे। वही आवाज फिर सुनाई दी, मगर इस बार हमसे दूर मालूम हो रही थी। मैंने शेरबाज को सरगोशी में कहा, कोई दरिंदा है। वो आंखें खोले जिधर से आवाज आई थी उधर देख रहा था। कहने लगा, मुझे इंसान लगता है। मैं एकदम चौकस हो गया। अगर ये इंसान था तो गंधारी कबीले के जंगली के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मैं शेरबाज का बाजू पकड़कर उसे वहीं झाड़ियों में बिठा लिया और धीमी आवाज में कहा, शायद जंगली हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें उनके जहरीले तीरों से बचना चाहिए। हम बिल्कुल सांस रोक कर बैठ गए थे कि अचानक जंगल की खामोश फजा में वही औरत की चीख बुलंद हुई जो हमने आधी रात को सुनी थी। एक बार तो हम दोनों कांप कर रह गए। शेरबाज ने घबरा कर शॉटगन का रुख सामने की तरफ कर दिया। मैंने सरगोशी में कहा, खुदा के लिए फायर न करना। उसने सरगोशी में जवाब दिया, ये कोई दुश्मन है। मैंने कहा, कुछ भी हो फायर न करना, हम वैसे उसको पकड़ लेंगे। औरत की दहशत भरी चीख की आवाज बुलंद होकर जंगल में अपनी दर्दनाक गूंज छोड़कर गायब हो गई थी। उस चीख के बाद जंगल की खामोशी ज्यादा डरावनी लगने लगी। शेरबाज ने कहा, हमें इस आवाज का पीछा करना चाहिए। इससे पहले कि मैं उसे रोकता, वो उठकर जिस तरफ से आवाज आई थी उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता झुककर चलने लगा। मैंने शॉटगन कांधे पर डालकर बड़ा कमांडो चाकू अपने सीधे हाथ में ले लिया था। मैं भी उसके साथ एक जानिब जरा हट कर चलने लगा। आगे दरख्तों के दरमियान एक सुरंग सी बनी हुई थी। ये दरख्तों की सुरंग थी जहाँ
जहां जंगली बेलें जो दरख्तों पर चढ़ी हुई थी नीचे लटक रही थी। आवाज उसी तरफ से आई थी। मैं दरख्तों की एक जानिब से और शेरबाज खान कमांडो एक्शन बनाकर दूसरी तरफ से आगे बढ़ रहा था। हमारी निगाहें बिल्कुल सामने जमी हुई थी। दरख्तों की सुरंग खत्म हो गई, आगे छोटी सी खुली जगह आ गई जहां घास उगी हुई थी। सामने और दाएं बाएं घने दरख्त थे। खुली जगह पर पत्थरों के दरमियान शायद पानी बह रहा था। हमें पानी बहने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शायद वहां कोई पानी का नाला या चश्मा था। हम उसकी तरफ बढ़े ही थे कि हमारे कदम एक साथ रुक गए। हमने एक तरफ से एक इंसान को आते देखा। चूंकि वो जगह जंगल के वस्त में कदरे खुली और कुशादा थी, इसलिए ऊपर से बादलों वाले आसमान में से दिन की हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। इस रोशनी में हमने उस इंसान को गौर से देखा और जल्दी से ऊंची घास में बैठ गए। ये इंसान एक औरत थी। उसके बाल खुले थे। उसके बदन पर कोई लिबास नहीं था। सिर्फ कमर के गिर्द उसने केले के चौड़े पत्ते लपेट रखे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती पत्थरों के पास आई। कुछ देर वहां खड़ी नीचे देखती रही, फिर पत्थरों पर बैठ गई और जानवरों की तरह चश्मे में मुंह डालकर पानी पीने लगी। उसके पानी पीने की आवाज बिल्कुल इस तरह आ रही थी जैसे कोई शेरनी या दूसरा दरिंदा जबान की मदद से पानी पीता है। हमने सहमी हुई नजरों से एक दूसरे को देखा। हम में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। हम टिकटिकी बांधे जंगल की इस वहशी औरत को देख रहे थे जो बिल्कुल उरिया हालत में चश्मे के किनारे झुककर जानवरों की तरह पानी पी रही थी। ये मंजर मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।